धरसाले की टंगरी मरोड़, अहिर गडेरी कुर्मी चोर, धरसाले की टंगरी मरोड़। इसकी व्याख्या लक्ष्मण यादव जी बखूबी करेंगे। आइए, धन्यवाद सर। आइए। सम्मेलन संविधान बचाओ सम्मेलन में आए हुए आप सभी सम्मानित लोगों को, बड़े बूढ़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों को, नौजवान साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान है, इंकलाब जिंदाबाद है। सबसे पहले मैं आयोजन समिति का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतना शानदार आयोजन किया है। एक बार इसके लिए पूरी आयोजन समिति का आप हौसला अफजाई करिए कि इन्होंने ये शानदार कार्यक्रम आयोजित किया है। खुदाई के दौर में हम बुनियाद की बात यानी संविधान की बात करने के लिए इकट्ठा हुए। आप समझ नहीं पाए कि खुदाई का मतलब मैंने क्या कहा। आजकल खुदाई चल रही है, यहां खुदाई हो जाए तो उसके नीचे कुछ निकलेगा, वहां खुदाई करो क्योंकि उसके नीचे कुछ और निकालना है। ऐसे खुदाई के वक्त में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सबसे ज्यादा खतरा इस बात का है कि जिन लोगों के सामने संविधान सबसे बड़ी बाधा है, वो चाहते, विधायक जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने उन्हीं संघर्षों की बात कही। मैं आपसे आसान भाषा में पूछूं, गांव कस्बे से आए लोगों, आप अपना जरूरी काम छोड़ करके यहां बैठे हुए हैं और कोई यहां पर अंबानी और अडानी के घर का तो है नहीं, कोई किसान है, कोई मजदूरी करता है, कोई मेहनत करता है, तब जाकर के उसका परिवार चलता होगा, कोई नौकरी करता होगा तब उसका परिवार चलता होगा। और आज आपने अपना सारा जरूरी काम छोड़ा है कि चलो ये कलेर में ये मंटू पटेल जी हैं, इनकी पूरी आयोजन समिति है, इन्होंने संविधान के ऊपर एक कार्यक्रम किया है, वो ज्यादा जरूरी काम है, इसलिए आप अपना काम छोड़ करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। आयोजकों को इसलिए भी बधाई दूंगा कि बहुत ज्यादा पैसा माला फूल पर नहीं खर्च किया है, फिर भी 1.5-2 कुंटल का माला तो 2 ठो ले आए थे। अब वो शाम तक झुरा जाएगा, समझ रहे हैं? मैं उनको सलाह दूंगा इस बात को कहते हुए कि इनका दिल में ने इसका इंतजाम किया। अभी ये मंटू पटेल जी हैं, मुखिया भी हैं, हमें पता ही नहीं था, मैं तो यहाँ पता चला कि आप मुखिया भी हैं। इतने कम उम्र में मुखिया हो जाएं तो अच्छा है। इन्होंने प्रतियोगी बच्चों को, पढ़ने वाले विद्यार्थियों को प्रतियोगिता कराई, उसमें जो बच्चे कामयाब हुए, इस कार्यक्रम के बाद उनको भी सम्मानित किया जाएगा, उनका भी मनोबल बढ़ाया जाएगा। यानी शिक्षा को लेकर के भी ये सजग है और इन्होंने नए पीढ़ी के नौजवानों को पढ़ने और कलम को लेकर के सजग करने के लिए ये आयोजन में एक हिस्सा उसका भी जोड़ा है। इसके लिए भी आपको इन आयोजकों को बधाई देनी चाहिए कि वो कलम और किताब की अहमियत को समझते हैं, क्योंकि असली लड़ाई तो कलम और किताब से लड़ी जाएगी, जिसका परिनिर्वाण दिन मनाने के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। गांव के लोगों, बिहार के लोगों, कभी अपने घर में जो बच्चा हो, स्कूल जा रहा हो, उससे पूछना उसे कितना पता है कि डॉक्टर अंबेडकर कौन थे। गांव मोहल्ले में जब चट्टी चौराहे पर चाय पीने बैठना, तब यूं ही जिक्र छेड़ देना कि डॉक्टर अंबेडकर का इस देश को बनाने में क्या योगदान है। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों को तो सच्चाई पता भी नहीं है
कि डॉक्टर अंबेडकर ने उनके लिए उनके जीवन में कितना बड़ा योगदान दिया, कितना संघर्ष किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आज से ठीक 2 दिन पहले की तारीख थी, 6 दिसंबर की तारीख, साल 1956, जब इस धरती से रुखसत कर गए। वो दिन और उस दिन को याद करते हुए ये सम्मेलन हो रहा है। मुझे याद है कि जब बिहार पटना में एक बार आया था, लालटन जी बैठे हैं, इनकी प्रेरणा कोचिंग और जिक्र आया है, तो मैं ये बात भी कहना चाहता हूं, क्योंकि गांव-गांव ये बात हमारे लोगों की जाए। अगर मंटू पटेल मेहनत कर रहे हैं, इनकी पूरी टीम, ये संजीव जी पूरी टीम मेहनत कर रही है, तो जरा गांव-गांव इसका प्रचार करना किसकी जिम्मेदारी है? हमारी, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। कोई अगर शिक्षा के लिए, विद्यार्थियों के लिए परीक्षा करा रहा है कि उनका मनोबल बढ़े, कि विद्यार्थी शिक्षा को लेकर जागरूक हो, तो कम से कम आप वो ना उनका मदद नहीं कर सकते, तो कम से कम उनके काम का तो प्रचार करो कि भाई एक लोग ऐसे संस्थानों में काम कर रहे हैं। वैसे ही एक संस्थान प्रेरणा कोचिंग का है, पटना में है। उन्होंने क्या किया, पता चला कि अपने परिवार के लिए तो बहुत कुछ कर लिया, जगह जमीन खरीद ली, महंगी गाड़ियां खरीद ली, 4 कट्ठा जमीन यहाँ, 5 कट्ठा वहां खरीद लिया, 4-5 पीढ़ी बैठ के खाएगी। उसका समाज के लिए कोई योगदान मैं नहीं मानता, लेकिन ये प्रेरणा कोचिंग संस्थान वालों को पहचानिएगा। थोड़ा भी सक्षम जितने लोग थे वो इकट्ठा हुए, एक कोचिंग खोली कि गरीब, कमजोर, दलित, पिछड़ा, किसान, मजदूर का बच्चा अगर IAS PCS की तैयारी करता है और उसके पास जेब में पैसा नहीं है, तो हम मुफ्त में उनको कोचिंग देंगे ताकि वो DM और SP बने और इस देश का, समाज को चलाने का काम करे। बताओ, ये बड़ा काम है। इसलिए आज का आयोजन जगाने वालों का है। कर्पूरी ठाकुर की जमीन पर खड़ा होकर उनका इतिहास याद करता हूं। जब कर्पूरी जी भाषण देते थे तो आखिरी में एगो कविता पढ़ते थे, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। इसलिए जगाने वालों का कार्यक्रम है और हम आपको जगाने के लिए यहां आए हैं कि अब सोए तो आने वाली पीढ़ियां गुलाम पैदा होंगी, वो कभी जाग नहीं पाएंगी। और क्यों मैं ये बात कह रहा हूं, क्योंकि जिसने जगाया, सैकड़ों हजारों साल का संघर्ष करके, कुर्बानी दे करके, जिन पीढ़ियों को जगाने के लिए जो लोग कुर्बान हो गए, हमारे और आपके सामने उन कुर्बानियों से जो हासिल था वो हमारी आंखों के सामने बर्बाद किया जा रहा है। इसलिए वो बर्बाद करने का काम सबसे बड़ा ये हो रहा है कि जिसने, अभी विधायक जी बोल रहे थे, पूर्व विधायक भी बोल रहे थे, खटिया पर बैठने का अधिकार नहीं था। मेरा घर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में है और देश भर में जहां भाषा की दिक्कत है उन प्रांतों को छोड़ करके हर जगह जा चुका हूं। बिहार और अरवल के लोगों, एक बात समझ लेना, जाति व्यवस्था ऐसी है जो केवल यूपी बिहार में नहीं, दक्षिण भारत तक लेकर के यहाँ पर नहीं बैठ सकता था। खटिया में जो लकड़ी लगी है उसको बनाने वाला बढ़ई उस खटिया पर नहीं बैठ सकता था। उसमें जो धागा है जिससे खटिया बुनी गई है, उस वो बनाने वाला भी उस खटिया पर नहीं बैठ सकता था। जो समन शाही था, बनाने के बाद खटिया जिसको दे दी गई, बेगारी में गई तो कुछ नहीं मिला महंताना, लेकिन खटिया जिसकी थी उसने कभी खटिया पर उनको बैठने नहीं दिया। फिर हजारों साल उस खटिया के बराबरी का संघर्ष हुआ। एक तारीख आई 26 नवंबर 1949, इस देश में भारत का संविधान लागू हुआ। उसने कहा कि अब इस देश में कोई खटिया ऐसी नहीं रहेगी जिस पर जाति देख करके कोई बैठने नहीं देगा। अब बैठेंगे तो सारे बराबर में बैठेंगे। उस किताब का नाम है भारत का संविधान। रास्ता तो दे दिया उस संविधान ने, लेकिन ये बात कहकर के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 25 नवंबर 1949 को चेतावनी दे गए, भारत के लोगों, संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं
तो वो कागज का पुलिंदा मात्र बनकर रह जाएगा। अब 2024 के लोगों, जरा हाथ उठाकर कहो कि जिनको संविधान चलाने के लिए, देश चलाने के लिए आपने दिल्ली की कुर्सी पर बैठाया, क्या वो संविधान के हिसाब से सरकार और देश चला रहे हैं क्या? जोर से बोलो भाई। संविधान के हिसाब से देश चल रहा है क्या? संविधान बचा हुआ है क्या? अब इसलिए संविधान खतरे में है कि नहीं, ये मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। ये गांव के लोगों, जरा इसको आसान भाषा में समझो। संविधान नहीं था तो जैसे खटिया पर बैठ नहीं सकते थे, संविधान नहीं था तो वोट नहीं डाल सकते थे। प्रजा की तरह थे भाई। ये जमींदार का खेत, ये सामंती का खेत है, जाओ उस खेत में तुम मजदूरी करो, दिन भर मजदूरी करो। अगर जमींदार के दिल में कुछ दर्द उठा तो तुमको 2 वक्त का खाना दे देगा, अगर नहीं मन किया तो वो भी नहीं देगा। और दिन भर दूसरे के खेत में मजदूरी करो, अनाज पैदा करो, और दूसरा भीख दे दे तो पेट भर के जिंदा रहो, ताकि अगली सुबह फिर मजदूरी करके न चले जाओ। घर में कोई बेटा बेटी पैदा हो, उसको भी बेगारी करने के लिए लगा दो। संविधान आया तो उसने कहा जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए, और जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। ये रास्ता खोलने का काम भारत के संविधान ने किया। बताओ आज कोई बेगारी करा सकता है क्या आपके खेत में बुला करके? जरा बोलो अरवल के लोगों जोर से। बेगारी करा सकता है? अगर आज कोई कहे कि चलो दिन भर मेरे खेत में धान काटना है और वहां खुदाई करके वहां पर गेहूं बोने की तैयारी करना है और तुमको 2 वक्त का खाना दे देंगे, बताओ जाओगे? जो बहुत बेबस और लाचार होगा, हो सकता है वो चला जाए। जो थोड़ा भी सक्षम होगा वो कहेगा कि गांव में अहिर गड़ेरिया कुर्मी चोर धर सारे का टंगरी तोड़। समझ गए? ये बताओ इस कहावत में सम्मान है कि अपमान है? जोर से बोलो भाई। सम्मान है? आपकी जाति का नाम है कि नहीं? जैसे 4 जातियां हैं वैसे ही यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई जाति ऐसी होगी जिस पर कोई कहावत ऐसी न बनी हो जिससे उनका अपमान न किया जाता हो। बताओ गलत कह रहा हूं किसे? कौन सामने पड़ जाए तो जतरा बिगड़ जाता था? नाम लेके बताए? बताओ भाई, अब गंभीर बात होनी चाहिए इस मंच से कि नहीं? ये बताओ गांव के लोगों, जाति देख करके कहा जाता था कि नहीं कि फला जाति का आदमी अगर सामने पड़ जाए तो जतरा बिगड़ जाएगा, कोई भी काम करने जाओगे बिगड़ जाएगा। किसकी जाति थी? कमेरा लोगों की। और अपमान करने के लिए गाली बनाती। किसी जाति को कहा कि 12 बजे के बाद बुद्धि खुलती है? कौन बताया ये बात? पुरखे इस बात को झेलते और बर्दाश्त करते रह गए। बताओ गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? जातियों के नाम पर गाली बना दी गई और कुछ लोगों के नाम पर जी और साहब लगा करके बोला जाता था। बताओ ये बंटवारा था कि नहीं? ये बांटा था कि नहीं? इसलिए बांटने वाले समाज में जोड़ने का काम जिसने किया, उस किताब का नाम है भारत का संविधान। संविधान नहीं था तो जुटे नहीं थे, और संविधान आया है तब जाकर के हम बराबरी का समाज बनाए। तो बताओ कोई चौराहे पर अगर आपको अपमानित कर दे आज, तो बताओ कहां जाओगे? पुलिस में जाओगे? कहां जाओगे? कोर्ट मुकदमा करने चले जाओगे कि फला आदमी ने हमें गाली दी, हमें मारा, हमारी जमीन हड़प ली, हमारे अपमान किया। तो बताओ उसको बनाने का काम, बचाने का, सम्मान बचाने का काम किसने किया? ये जो पुलिस की व्यवस्था बनी, न्यायपालिका बनी, जज बने, वकील बने, ये तमाम काम किसने रास्ता खोला? संविधान ने खोला कि नहीं खोला? उसके पहले कोई था क्या? उसके पहले वही राजा ने जो कह दिया, राजा बोला रात है, मंत्री बोला रात है, प्रजा बोली रात है, सुबह सुबह की बात है। ये सरकार चलती थी जब संविधान नहीं था। तो जिसकी लाठी उसकी सरकार, जिसके पास ताकत उसकी सरकार। बताओ गांव वालों, ये बात आप जानते हो कि नहीं कि आपके पुरखों ने लड़ाई लड़ी, तब जाकर के ये सम्मान मिला कि आज हिम्मत नहीं है। आज से 25 साल पहले, बहुत पीछे नहीं जाऊंगा, 25-30 साल पहले बिहार के इस इलाके में क्या इतना बड़ा कार्यक्रम ऐसे चौराहे पर लाउड स्पीकर लगा के हो सकता था क्या? पुराने लोग बैठे हैं और संघर्ष करने वाले लोग बैठे हैं, ये माले के लोग बैठे हुए हैं।
तमाम और पार्टियों और समाज के लोग बैठे होंगे, राजनीतिक दलों के लोग बैठे होंगे, सबको पता है बिहार को हम देश में किस लिए जानते थे, बुद्ध के लिए नहीं जानते थे। जबकि जानना चाहिए था कि ये लोकतंत्र की जननी वाला राज्य है, मगध साम्राज्य का राज्य है, गणतंत्र को पैदा करने वाला राज्य है, तथागत बुद्ध को पैदा करने वाला राज्य है, जिस मिट्टी की मैं देश नहीं झुकने दूंगा। याद है कि नहीं? याद है ना? जादूगर आया था, जादू दिखाया था, और आपके वोट से जब दिल्ली की कुर्सी पर बैठ गया तो जादूगर ने क्या जादू दिखाया? बैंक पहले बिका, रेल बिक गई, एरोप्लेन का, हवाई चप्पल वालों को बोला था हवाई जहाज में उड़ाएंगे, बोला था कि नहीं? जोर से बोले, बोला था। आज जाके देखो हवाई जहाज बेच दिया, और जब हवाई चप्पल वाला नीचे देखा तो हवाई चप्पल भी बिक गया है। बताओ आप, सही है कि नहीं? ये जितने सरकारी कर्मचारी कुछ लोग आए होंगे, मेरे गांव में 15-20 साल पहले 15-20 लोग सरकारी नौकरी में थे, कोई धर्म कर्म के काम में नहीं जाता था, सबके दिल में भगवान होते थे, घर में भगवान होते थे। आज 15-20 साल बाद सरकारी नौकरी वाले रिटायर हो गए, नई सरकारी नौकरी किसी को मिली नहीं, और नया नया दुकान खोल करके रोज धर्म के नाम पर चंदा देने वाला भी उसमें चंदा दे देता है, और सारे नौजवान दो चीज में लत में चूर हैं। अगर बिहार में भी वो बीमारी हो तो बताना, मैं देश भर में घूम रहा हूं। जैसे ही शाम हुई वैसे ही, हालांकि बिहार में अभी बैन है, देखिए मंच में बोल रहे तब भी आसानी से मिल जाता है, मिल जाता, होम डिलीवरी है क्या? अब मैं नहीं जानता भाई, देखिए ये पता चला इसी के ऊपर अगर कोई परिवार एक मुकदमा या एक हॉस्पिटल का चक्कर लग जाए तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। हमारे लोगों का पीढ़ी दर पीढ़ी बर्बाद होने के लिए तैयार बैठी है। बताओ गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? और ऐसे वक्त में आपके समाज में कितने तरह के खतरे हैं। आपके बच्चों को जिसको रोजगार देना था उसने रोजगार नहीं दिया, और एक एक करके सारी चीजें प्राइवेट हाथों में बेच दिया। प्राइवेट वाला क्या करेगा? जो काम 10,000 रुपए में है, दूसरा बेरोजगार वहां खड़ा होगा, हम क्या 8,000 दे दिया, हम कर लेगा। तीसरा बेरोजगार आएगा, कहेगा हम 6,000 में कर लेंगे। चौथा आएगा, कहेगा कि हम 4,000 में कर लेंगे। बताओ पैर कम हो जाएगा, दाम मिलेगा नहीं मिलेगा? कुछ लोग और जाएंगे, वो कहेंगे हम तो मुफ्त में कर दे, हमके दोनों बेला खाना दे दिया। इसलिए 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दोनों बेला के लिए मुफ्त में दे दिया गया। तो 80 करोड़ लोगों का पेट भर जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे? वो आपकी जिम्मे छोड़ दिया गया। हमारे लोग बेबस और लाचार नजर आते हैं। गांव में जाके घूम लो, चेहरे पे उदासी है, मायूसी है, और जिसको नौकरी लग गई वो अपने समाज से कट जाता है, शहर में पहले मकान बनवाता है, गाड़ी लेता है और समाज को छोड़ देता है। वैसे वक्त में बताओ आपको बचाने कौन आएगा? आया होगा कभी कोई आपका पुरखा तथागत बुद्ध बन करके, आया होगा कोई कभी कबीर बन करके ये समझाने कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, ताचड़ मुल्ला बाप दे क्या बहरा हुआ खुदाए, तो पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार, अरे दोन राह न पाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई, अरे दोन राह न पाई। आया होगा कोई कभी? बिहार तैयार है क्या? जोर से बोलो आप। इस तैयारी से आप संविधान बचा लोगे? अब यही जरा सोच के जाना। ये गांव-गांव एक ऐसे सम्मेलन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? जिस संविधान ने खटिया पर बैठने का अधिकार दिया, जिस संविधान ने वोट डालकर अपना राजा चुनने का अधिकार दिया, जिस संविधान ने हाथ में कलम और किताब पकड़ने का अधिकार दिया, जिस संविधान ने मुख्य सड़क पर चलने का स्वाभिमान दिया, आज आपके सामने कुछ लोग वहां कहते हैं कि हमको 400 सीट चाहिए ताकि संविधान बदलना है, और जैसे चुनाव खत्म होता है आप भी भूल जाते हो और आप कहते हो कि संविधानवा बची तो सबके बदे बची, ना बची तो हमारा बदे ना बची। बताओ गलत कह रहा हूं कि? सब चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन हमारे घर में न पड़ोसी घर में पैदा हो। सब लोग लक्ष्मण यादव तरह काहे क्रांतिकारी बने, नौकरी चल जाए तो जीएल कैसे जाए? बताओ सही बात है कि नहीं? कोई नौकरी बचा रहा है, कोई पद बचा रहा है, कोई जमीन बचा रहा है, कोई घर बचा रहा है, कौन देश बचाएगा? जरा ये सोच के बताओ। अब कौन नाखून कटा के क्रांति नहीं होती? ये बताओ। ये अरावल की जमीन है और अरवल में गांव के गांव फूंक दिए जाते थे और पूरे गांव में नरसंहार होता था। अगर उसे रोकने के लिए कोई कुर्बानी देने खड़ा नहीं होता तो बताओ आज बिहार तो वो भी कुर्बान हो जाते।
अपने परिवार के ऊपर। लेकिन बाबू जगदेव प्रसाद होने का मतलब क्या है बिहार के लोगों और नौजवानों, आप भूल गए हो, मैं आपको याद दिलाने आया। इसी समाजवादी देश के लोगों ने लड़ाई लड़ी कि संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। कहां वो लड़ाई? और बताओ, पिछड़े समाज से, अति पिछड़े समाज के जितने लोग आए हो, आज 2024 में एक संस्थान बता दो जिसमें प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज, कहां हैं आपके लोग? हमारे लोग वही हॉस्पिटल में लाइन लगाए हैं बीमार बन करके। हमारे लोग किसी फैक्ट्री में मजदूरी करने के लिए गए हुए हैं। हमारे लोग अशिक्षित हैं, उनको शिक्षा नहीं मिली, इसलिए घरों में बैठकर केवल दोनों वक्त की रोटी का जुगाड़ करने के लिए महदूद कर दिए गए हैं। और उनके लोग जिनकी आबादी 5% भी नहीं, उनकी हिस्सेदारी 50%, 60%, 90%। बिहार में खड़ा हूं तो कम से कम बिहार वालों को एक बार की बधाई दूंगा कि ये बिहार है जिसने आजादी के बाद पहली बार जाति जनगणना कराई और बताया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, आरक्षण की सीमा को बढ़ा करके 65% करने का काम किया। इसके लिए मैं बिहार के उन लोगों को बधाई देता हूं, गठबंधन वालों को। और गठबंधन का सरकार चली रही थी, तब तक किसी को नींद आई और वो पलट गया, और जब पलट गया तो सरकार बदल गई। अच्छे लोग हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, मैं क्योंकि ये बात जानता हूं, हमारे अपने समाजवादी परिवार से निकले हुए लोग हैं, बड़े नेता हैं, लंबे समय तक राज किया है। अगर वहां पर यहाँ उत्तर बिहार में ये नेता न होते, उत्तर प्रदेश आकर देख लो, एक भाजपा का मुख्यमंत्री बना है और पूरे उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र और संविधान की ऐसी की तैसी करके रख दिया है। आपके बिहार उससे बचा हुआ है, इसके लिए मैं उनको बधाई जरूर देना चाहता हूं। आपने अच्छे काम किए, लेकिन जहां गलती करेंगे वहां तो बोलना पड़ेगा। कहीं ऐसा न हो महाराष्ट्र से सबक लेना बिहार वालों और जरा ये पैगाम गांव-गांव पहुंचाना। वहां का एक मुख्यमंत्री था एकनाथ शिंदे, सुना है नाम? अरे नौजवानों जोर से बोलो। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री था, अपनी पार्टी तोड़वा करके खरीद लिया गया क्योंकि नोटबंदी के पैसे से वहां विधायक और सांसद खरीदे जा रहे हैं। हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाना है, मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाना है। कभी इस देश में क्या नौजवानों आपको यही सबसे बड़ा मुद्दा है? आप ये सोचकर बताओ कि जब जब धर्म के नाम पर दंगा हुआ, एक भी इन दंगाइयों का बेटा बेटी उस दंगे में आता है क्या? मैं पिछले दिनों वैशाली गया था और वहां से एक बात बोली और पूरे देश में लोगों ने सुना कि जिस दिन गृह मंत्री का बेटा बीसीसीआई के बाद आईसीसी का चेयरमैन बन गया है, हजारों करोड़ रुपया कमाता है, बैट बल्ला पकड़ने नहीं आया और दुनिया की सबसे बड़ी जो संस्था है आईसीसी, उसका चेयरमैन बन गया क्योंकि वो गृह मंत्री का बेटा था। आज तक धर्म बचाने के नाम पर एक बार वो आया क्या? उसको कांवड़ धोते देखा क्या? उसको कथा भागवत कराते देखा क्या? ये सारे उन दंगाइयों के बेटा बेटी किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाई करते हैं, किसी विदेश में पढ़ाई करते हैं और गरीबों के बेटा बेटी को कहते हैं कि धर्म खतरे में है और धर्म बताने के लिए चलो। आप में पूछना, सरकारी स्कूल खतरे में था तब वो क्यों नहीं आए? जब आपका रोजगार खतरे में था तब वो क्यों नहीं आए? आप बीमारी से मर रहे थे, आपको दवाई देने क्यों नहीं आए? और आपको धर्म के नाम पर लड़ाने आते हैं। इसलिए अरवल के लोगों, भूखे रहना, प्यासे रहना, एक रोटी कम पहनना, खाना खाना और इन तमाम पैसों को बचा करके अपने बेटा बेटी को शिक्षा जरूर देना, क्योंकि शिक्षा ही चेतना देती है और दंगाइयों को बचाने के उस भीड़ से आपको बचाती है कि आपका बेटा बेटी कहीं किसी और चीज पे कुर्बान न हो जाए। अभी मेरे बाद बड़े भाई हैं, देश के बड़े पत्रकार हैं, बड़े बड़े चैनलों में काम किया है, मन नहीं लगा क्योंकि हमारे मिजाज के लोग जिनकी रगों में सामाजिक न्याय का लहू है, न्याय और समता का मूल्य है, वो गुलामी तो देखो किसी की बर्दाश्त करते नहीं। लेकिन अपने YouTube चैनल और आप सब सब्सक्राइब करना जाकर, ये भी बात हम बोलेंगे, उस चैनल को सब्सक्राइब करना, नाम है आर्टिकल 19। और सुनना, नवीन जी अभी अपनी बात रखेंगे इसलिए मैं बहुत लंबा भाषण देने से बचूंगा, लेकिन आपको सीधा सीधा आज के मुद्दे पर बात कर रहा हूं। मैं चाहता तो इस मंच पर खड़े होकर कई घंटे ये बताने में खर्च कर देता कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने समय में कौन कौन से बड़े महान काम किए, क्योंकि इतनी किताबें मैंने पढ़ी है। मैं इस मंच का इस्तेमाल ये करने में भी खर्च कर सकता था कि इस देश
देश में कबीर, रैदास, पलटू दादू, भीखा, मुल्ले शाह, बाबा फरीद, चोखा मेला, नारायण गुरु, बसवन्ना, अय्यन काली और तमाम लोगों से होते हुए बाद में महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, महामना रामस्वरूप वर्मा, मंडल और कांशीराम, इन्होंने अपने जीवन में कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी। हर आदमी पर 1-1, 2-2 घंटा बोलने की क्षमता है हमारे, लेकिन उससे फायदा नहीं होगा। उसके लिए किताब पढ़ना। आज आधे घंटे 45 मिनट में केवल ये बताने आया हूं, आज ये लोग होते तो वो कौन सी लड़ाई लड़ रहे होते। आज अगर डॉक्टर अंबेडकर होते तो क्या उन दंगाइयों के साथ खड़े होते? जरा जोर से बताना, जोर से बताओ। अरे भाई, इसमें भी कोई लाग लपेट है क्या कि गठबंधन कर लेता कि हम मुख्यमंत्री रहती, कुर्सी हमारे ही पास रहा? ऐसा करते क्या? आज अगर जगदेव बाबू होते तो क्या दंगाइयों के साथ खड़े होते क्या? आज अगर महामना रामस्वरूप वर्मा होते, आज अगर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया होते, आज कर्पूरी ठाकुर होते, तो बताओ इन दंगाइयों के साथ खड़े होते? जिनका एक ही काम है कि रोज मंदिर मस्जिद संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। उस नारे को जगदेव बाबू ने आगे बढ़ाया कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यही कुर्था यही बगल में है। किसानों, मजदूरों और वंचितों 90% की बात करते हुए जगदेव बाबू शहीद हो गए, और शहीद होने के बाद साजिश करके गोली मारा, और उसके बाद कितना बड़ा अपमान किया था मैं मंच से कहना नहीं चाहता। लेकिन गांव-गांव जाकर जरा इन नौजवानों को बताना, पुराने लोगों, कि जगदेव बाबू के ऊपर पेशाब करने वाले वो लोग कौन थे और क्यों किया था। क्योंकि 90% कमेरा लोगों को जगाने का काम जगदेव बाबू करते थे, इसलिए प्रतीक रूप में आपके लोगों को अपमानित किया। कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री संभव नहीं होता अगर इस देश में भारत का संविधान और मंडल कमीशन लागू नहीं होता। इसकी वजह से हम यहाँ खड़े हैं, और जिन्होंने उसको लागू किया उन लोगों को अपमानित किया। बताओ, ये नारे भूल गए क्या? और आज अगर ये लड़ाई नहीं लड़ पाए, 90% लोग जब वोट डालने जाते हैं तो सब बढ़ जाते हैं। पिछड़े का नेता ये, अति पिछड़े का नेता ये, दलित का नेता ये, मुसलमान का नेता ये, तो किसी का नेता कहीं नहीं है। और जो सबका नेता बनकर के आए कि कहा था सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका भरोसा, वो जहां दिल्ली में राज कर रहा है, और हमारे लोग जिसकी आबादी 90% बताते हैं उनका कहीं राज ही नहीं है, और अगर राज है तो उनके मुताबिक नहीं है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं। बोला कि गंगा में आग इसलिए लगी है क्योंकि एक शूद्र मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गया, ये अपमान किया। तब बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल खड़े होकर बोले कि देखो, गंगा में आग तो तेल रिसने से लगी है, लेकिन एक शूद्र को यहाँ बैठने से तुम्हारे सीने में जो आग लगी है, अभी इसे मुझे और लगाना है, ताकि 90% कमेरा लोगों को जब तक राजपाट में हिस्सेदारी नहीं दिला देता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और उस किताब का नाम है मंडल कमीशन। बाबा साहब अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया दोनों मिलकर के काम करना चाह रहे थे। अब मैं बहुत वक्त नहीं लूंगा, नवीनदा बोलने वाले हैं और आप लोग भी बहुत देर से बैठे होंगे, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करके जा रहा हूं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समाजवादी नेता थे, बाबा साहब अंबेडकर अंबेडकरवादी विचार, सामाजिक न्याय के विचार के थे। कई जगहों पर दोनों लोगों की राय एक नहीं थी, दोनों अलग अलग सोच रखते थे, लेकिन आखिरी दिनों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मिलकर के काम करना चाहते थे। बताओ, पुराने लोगों सही है कि नहीं? और हम लोगों में इतना मतभेद हो जाता है कि हम एक जगह कुर्सी पर बैठ नहीं पाते। हमारे लोग आज कहां पर वोट दे रहे हैं? इशारे में पूछूं, बिहार वालों नाराज तो नहीं होंगे? कर्पूरी ठाकुर जी का समाज किसको वोट दे रहा है आज? जगदेव बाबू का समाज किसको वोट दे रहा है? समझदार को इशारा काफी, और हर समाज में ये दिक्कत हो गई। इसलिए मैं केवल एक बात कहने आया हूं, अधिकतम सहमति पर नहीं, न्यूनतम सहमति पर आओ, एकजुट हो जाते हैं। न्यूनतम सहमति पर 10 में 5 बातें हमारी अलग अलग है, हमारा झगड़ा होगा। हमारे थे यहाँ तो हमें ये सुबोध जी हैं, ये अरवल के, इन लोगों ने कहानी सुनाई कि आपके ही आसपास कहीं झगड़ा हो गया और कुल्हाड़ी चल गई, है ना? आसपास कहीं हुआ और पता चला कि सब इधर ही के हैं। तो जहां अगर चेतना नहीं होगी तो कोई तो अपराध में फंस जाएगा। हमारे लोग ही हमारे लोगों के सामने अपराध में कहीं न कहीं इन्वॉल्व हो जाते हैं।
तो जरा ओबीसी समाज के लोगों से मैं कहने आया हूं, आपकी अगर संख्या ज्यादा है तो जिम्मेदारी भी ज्यादा है। इस मंच पर अगली बार जब लगाना मंच, तो ये जितने अहिर, कुर्मी, कोयरी और तमाम जातियों के ताकतवर लोग हैं, हम पीछे या नीचे बैठेंगे। इस मंच पर अति पिछड़े समाज के और दलित समाज के लोगों को, जिनकी संख्या कम है, उनको यहाँ मंच पर बिठाइए। भाई को भाई के कंधे पर लगा करके आगे बढ़ाइए। अपने 2 कदम पीछे होना हो तो 2 कदम पीछे हो लीजिए। ये मैं निवेदन करने आपसे आया हूं। मेरी जितनी उम्र नहीं होगी उतनी उम्र संघर्षों में खपा देने वाले पुराने लोग बैठे हुए हैं, लेकिन निवेदन करके जा रहा हूं, हमारी नाक लंबी हो गई और दिल छोटा हो गया। इसलिए कहते तो हैं कि 90% है, लेकिन कहां है साहब? अभी वोट पड़ने आ जाए 90% या 9% एक जगह भी नहीं होंगी। और जिनकी आबादी कहीं नहीं है, पूरे देश पर राज कर रहे हैं। 2025 आने वाला, ये आखिरी बात कह के जा रहा हूं, उनका संगठन 100 साल पूरा करेगा। नागपुर का आरएसएस का संगठन है। धर्म के नाम पर पूरे देश में जो चाहा वो करा ले गया। मंडल आंदोलन आया तो मंडल के विरोध में कमंडल लेकर के निकल गया, मंडल के विरोध में मंदिर लेकर के निकल गया। आज बताओ, कामयाब मंडल हुआ कि कमंडल हुआ? मंथन करने का वक्त है कि नहीं है? और आज हमारे लोग, हमारे बुद्धिजीवी जो कल तक मंडल की बात करते थे, वो आज उन्हीं दंगाइयों के साथ खड़े हो गए। मैं कहना चाहता हूं, लड़ाई में भाई भतीजावाद, परिवार के रिश्ते बड़े नहीं होते, विचारधारा का रिश्ता बड़ा होता है। आपकी जाति का व्यक्ति भी अगर दंगाइयों के साथ खड़ा हो जाए तो जाति मत देखना, विचारधारा के साथ देखना। तब यहाँ पर एक तस्वीर लगी है, बीपी सिंह की तस्वीर लगी है। वो तो राजपूत समाज से आते थे, वो तो ओबीसी भी नहीं थे, और मंडल लागू करके उन्होंने देश के व्याकरण बदल दिया राजनीति का। तो विचारधारा का कौन हुआ आपका अपना? जो दंगाइयों के साथ गया वो हुआ, या जो विचारधारा में आपके साथ खड़ा है वो है? इसलिए पहचानने का वक्त है। मैंने बहुत सारी बातें कही, लेकिन जाने हुए एक बात याद रखना, ये प्रोफेसर की डायरी मंगाई ये मंटू पटेल जी ने। ये इनकी पूरी आयोजन समिति को मैं बहुत बधाई देता हूँ। और गांव के लोगों, कथा भागवत अब हो जाए यही तो उधार मांग के पैसा दे दिया कि इहो लोग बच जाए, परलोको बच जाए, कहीं पाप आ गल तब। ऐसे सामाजिक कार्यक्रम में आप 1 रुपया चंदा देने से बचते हैं। गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ? लगत बाकी इनकर खर्चा हो ही लगत है, नेतागिरी करे हो गए, इसलिए मदद नहीं करते। लड़ सको तो आगे बढ़ के लड़ना। लक्ष्मण यादव या नवीन कुमार की तरह नौकरी की मोहताज मत रहना कि नौकरी के लिए गुलाम बन जाओ। संविधान, कभी कोई तलवार पकड़ाने आए दंगा कराने के लिए तो तलवार मत हाथ में लेना। बाबा साहब अम्बेडकर का हथियार कलम हाथ में लेना। कलम से बड़ा कोई ताकतवर चीज नहीं है। इसलिए अब मैं और वक्त नहीं लूंगा, आपसे गुजारिश करूंगा कि एक एक आदमी जहां बैठा है वो बैठा रहेगा। अगर कोई हिला तो पाप लगेगा और अगले 24 घंटे में उसको कोई बुरी खबर मिलेगी। अच्छा, तो लोगों ने बात में हाथ डाला कि तो चुटकुला आज परचवा व्हाट्सएप फॉरवर्ड करेगी कि तुरंत इसके नीचे ये लिखिए, वरना 24 घंटे में आप बिलार रास्ता काट दी, खड़े हो गए। बिलार को पता ही नहीं कि रास्ता काटने पर क्या हो रहा। अच्छा, बिलार रास्ता काट दे तो कितने किलोमीटर तक उसका असर होता है? अंधविश्वास और पाखंड में आप डूबते जा रहे हैं। और टेलीविजन पर बैठ करके सब पाखंडी बाबा, नया नया कुल बाबा घूमत हुआ है समय है। छत्तीसगढ़ में वो बाबा वो काला 1 लोटा जल सभी समस्याओं का हल। बताओ, लोटा तोरे पास है कि ना? जल भी है, फिर सारी समस्या 90% कमेरा के घर में क्यों है? मैं सोचता हूं कभी कभी कि भूत और चुड़ैल जो आती हैं वो गरीब कमजोरों के घर में क्यों? एक आध बार अंबानी अडानी के यहाँ भी कोई महिला को आप ऐसे से करके देखें? किसी डीएम एसपी के घर, किसी प्रोफेसर के घर कभी भूत आया? एक कुल गरीबन की भूत पकड़ ले बा। एक जगह गए थे कार्यक्रम में, वहां एक भोजपुरी गायक ने कविता लिखी कि आदमी गए चांद पे गांव में डाइन बा। ये अनपढ़ गंवार जो रह गया उसको कोई पाखंड में फंसा ले गया और उसके नाम पर पैसा लूट ले गया। एगो नया नया बाबा, एगो टीवी पर नवीनता बोले वाला हुआ, 1 मिनट बस ले। एगो बाबा किया, एगो आदमी गल कहे बाबा, कहे का पत्थरी है, कहे अच्छा, आंख बंद किया, मंत्र पढ़ा, हवा में कैंची चलाया, कहा पत्थरी देखो, कहा गायब, बाबा की जय हो। और बाबा एकदम अगले भक्त को देखने बैठ गए। अगर यही दिक्कत है तो ये पीएमसीएच पर 1-1 बाबा बैठा दो, सवेरे शाम वहां इतनी लाइन लगती है, 2-4 गरीबों का भी हवा में कैंची चलाकर पत्थरी और इसका बीमारी का इलाज कर दो। बताओ, संभव है क्या? एगो वीडियो देख रहे थे, उसमें डोरा कह रहा है कि गाय का गोबर खाने
बीमारी दूर होती है। ये गाय गोबर सब करके इतना देश में किसान का मेरा यहाँ बैठा हुआ है, इससे सब किसानों को पता है गाय का गोबर खेत में डालने पर अनाज बढ़ता है और गाय का दूध पीने से मांसपेशियां बढ़ती हैं। और जो गाय का दूध पीने वाली कौम है उसको ये सब गोबर खिलाना चाहता है। बताओ गोबर खाओगे क्या? जोर से बोलो, आप गोबर खाओगे? लेकिन जब शिक्षा बर्बाद हो गई तो अगली पीढ़ी हो सकता है गोबर खाने लगे। बताओ खतरा है कि नहीं? संविधान की धारा 51A(H) कहता है कि वैज्ञानिक तर्क, विवेक और चेतना से आप आगे बढ़ेंगे। आपकी शिक्षा बर्बाद की गई, अंधविश्वास की बाजार गांव-गांव फैला दी गई। गांव-गांव एगो बाबा घूमता, गांव-गांव कोनो पाखंडी घूमता, और आपका गरीब कमजोर वहां जाके कहता बाबा इलाज करा दा, बाबा इसे छू दिए सारा इलाज हो गया। बताइए इससे इलाज होता है? तो कोई बाबा वहां पे, हमारे गांव में मेरे पिताजी पुराने कॉमरेड थे, पिताजी के यहाँ एक बार हम लोग बचपन में छोटे थे तो जादूगर आया, ऐसे धूल उठाया और मंत्र फूंका और उसका रुपया बना के दे दिया। सब लोगों से कहा कि अब 10-10 रुपया झोली में डालो। हमारे पिताजी ने पकड़ के उसको कहा कि जब मिट्टी से पैसा बनाने की कला तुम्हें आती है तो यहीं बैठ 100 रुपया बनाओ, 50 तय रखिए, 50 हमके दे, तोरो गरीबी दूर हमरो गरीबी दूर। वो जादूगर झोला उठा के भाग गया। दिल्ली की कुर्सी पर भी एक जादूगर बैठा है। 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख रुपया, अच्छे दिन, बुलेट ट्रेन, किसानों की आय दुगनी और तमाम तरह का वादा किया था। लेकिन एक भी वादा पूरा करने की बजाय वो वहां पर बैठकर केवल संविधान विरोधी फैसले ले रहा है। मैं उस उत्तर प्रदेश से आता हूं जहां वोट डालने जाने पर पुलिस बंदूक तान दे रही है, मुसलमान हो गाली दे रही है और पुलिस वोट नहीं डालने दे रही है। 1-2 चुनाव और आप बिखर कर हार डालना, 1-2 चुनाव और बिखरे हुए हार जाना, उसके बाद देखना अगली बार वोट डालने का अधिकार भी न छीन ले तो बताना ये मैं आपको चेतावनी देके जा रहा हूं। इसलिए संविधान खतरे में है। सबसे बड़ा अधिकार वोट डालने का, सबसे बड़ा अधिकार विरोध करने का, सबसे बड़ा अधिकार बोलने का, आंख में आंख मिला करके अपना हक लड़कर छीनने का, ये सारा बाबा साहब के संविधान ने दिया और वो सारा अधिकार छीना जा रहा है। इसलिए मैं जाते जाते कह रहा हूं, न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एकता बनाना। कार्यक्रम खत्म हो जाएगा तो गांव लौट के भूल मत जाना, कमेटी बनाओ, व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, गांव-गांव यात्रा निकालो, एक-एक आदमी गांव से निकल के गेरू से अपने दीवार पर लिख दे, जो संविधान की बात करेगा वही पटना से लेकर दिल्ली तक राज करेगा और जो संविधान विरोधी होगा उनको हम एक वोट नहीं देंगे। गांव की दीवारों पर लिख देना, क्रांति का आगाज करना, वरना 25 साल बाद आने वाली पीढ़ियां तुमसे पूछेंगी, अरवल के लोगों, जब संविधान खतरे में था तुम क्या कर रहे थे? वोट का अधिकार लूटा जा रहा था, तुम क्या कर रहे थे? ईवीएम मशीन लगा दी, उसके बारे में आप क्या कर रहे थे? शिक्षा बर्बाद कर दी, महंगी कर दी, तब तुम क्या कर रहे थे? किसानों का किसानी बर्बाद कर दी, सरकारी नौकरी खत्म कर दी, प्राइवेट में पूंजीपतियों का गुलाम देश को बना दिया, तब तुम क्या कर रहे थे? मैं सीना तान के कहूंगा, अपनी नौकरी कुर्बान करके पूरे देश में अम्बेडकरवादी समाजवादी लोगों को जागरूक कर रहा था कि जागो और एकजुट हो जाओ। और इसकी बात के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। हमारे फजरफन भैया तो वो गाना पेश करेंगे, आप लोग बने रहिएगा।